अस्सलाम वालेकुम। 21 सितंबर की शाम मैं घर से निकला और कुछ दोस्तों की दावत थी जो कि होती ही रहती हैं। एक रेस्टोरेंट में मैं चला गया और वहाँ को 8-10 यानी दोस्त जमा थे, जिनमें 2 को तो यानी मैं जानता था, बाकी उनके दोस्त थे। और बैठे जिस तरह होता है, गपशप हुई, खाना वाना हुआ। तो मैं जल्दी रात को 9:30 पौने 10 बजे मुझे गाड़ी एक लेने आ गई और मैं घर आ गया, क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, यहाँ ड्राइवर तो अफोर्ड नहीं होते। तो घर आया तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन मेरे पास नहीं है। वो मैं खाने की टेबल पे या वो कहीं गिर गया होगा। तो आदमी जो पहला काम करता है वो यही करता है कि अपने फ़ोन पे कॉल करता है, जो मैंने की, और आगे से मुझे जवाब मिला, जो ज़ाहिर है उन्हीं महफिल में से किसी साहब ने उठाया, कहा कि आप अपना फ़ोन यहाँ भूल गए, लेकिन आप फ़िक्र ना करें, वापस आने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़लाँ ये वेटर है, इसको मैं फ़ोन दे के चला जाऊँगा, आप कल आके इससे फ़ोन अपना ले लीजिए। मैं अगले दिन सुबह उठा, क्योंकि ऐसी इमरजेंसी कोई नहीं थी। मैं उठा सुबह, अब रेस्टोरेंट ज़ाहिर है कि रात का वो सुबह तो नहीं खुलते ना, तो बच्चे को स्कूल छोड़ा, उसके खुलने का इंतज़ार किया। 11:15 साढ़े 11 बजे मैं वहाँ गया और जाके मैंने वो अपना मोबाइल जब वापस लिया तो मैंने देखा तो उस पर जो ट्विटर का मेरा ऐप था वो मैंने जब निकाला तो वो ऐप जो है वो अनइंस्टॉल्ड हुआ था, मतलब इट वाज नॉट देयर। ट्विटर का ऐप वाज नॉट देयर ऑन माय फ़ोन। तो मैं, बिकॉज आई एम नॉट, वो जैसे कहना चाहिए आईटी में, तो आई एम नॉट दैट क्लेवर इंटेलिजेंट। तो मैंने, वो कराची के लड़के हैं, यंग छोटे भाई हैं, जो बेसिकली मेरे ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, यूट्यूब का या ये ट्विटर वगैरह के जो बैकअप सिक्योरिटी वगैरह वो लोग करते हैं। तो मैंने उससे कॉल किया, मैंने कहा मुझे लगता है कुछ शरारत हुई है, मेरा ट्विटर का जो ऐप है ये अनइंस्टॉल्ड है। उसने कहा मुझे होल्ड करें। उसके बाद उसने मुझे बताया कि हाँ, कोई बेहुदा अजीब गरीब किस्म के बेमानी किस्म के ट्वीट्स हैं। तो मैंने उससे कहा डिलीट कर दो। उसने डिलीट कर दिए। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, उसकी वजाहत करूं। उसने कहा कि नहीं, अब ये चूँकि आपका फ़ोन किसी के पास रहा है, ये जिसने भी आपका ऐप इस्तेमाल किया है, मुमकिन है कि वो आपके पासवर्ड और वो मज़ीद डिटेल, उसने कुछ स्क्रीनशॉट्स ले लिए हों या दूसरे फ़ोन से तस्वीरें खींच ली हों। तो ये अब आप इसको यानी बिल्कुल इससे अलहदा हो जाएं और इस अकाउंट से यानी इसके, अब जब तक मैं इसको रिकवर, इसी नहीं इसके मैं पासवर्ड वगैरह, इसकी सिक्योरिटी, इसके बैकअप, वो जो भी है वो मैं इसका सब कुछ चेंज कर दूंगा, ओनली देन आप इसको, बल्कि सोशल मीडिया से आप दूर हो जाएं। तो मैं बिल्कुल खामोश रहा 3 दिन 4 दिन के यानी वक्फे की वजह ये थी। अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई है कि जी अब आप सिक्योर हैं, पासवर्ड्स वगैरह ठीक हो चुके हैं, तो बिस्मिल्लाह कर दें। तो मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ। लेकिन वो जो ट्वीट्स हुए थे वो 21 सितंबर की रात, और वो बेहूदगी थी, वो यानी मैं माजरत खा हूँ, किसी का दिल अगर उससे दुखा, लेकिन वो मैं माजरत खा बिल्कुल ना होता अगर मैंने खुद किए होते। मैंने खुद किए नहीं, इसलिए मैं सिर्फ ये वजाहत कर रहा हूँ कि वो किसी और ने मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला दी है, जो कि मुनासिब तरीका नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं बात। अच्छा जी, ये जो है ना मामला, ये आज फिर वो हॉलैंड से एक लिखते हैं हमारे साहब, मुफ्ती साहब, असद मुफ्ती साहब, उन्होंने भी आज जंग में ये लिखा हुआ है कि दूसरी शादी, और यूरोप में दूसरी शादियाँ, और तीसरी शादियाँ, और चौथी शादियाँ। एक अजीब, उस तहरीर पर तो मैं कोई तबसरा नहीं कर रहा, मैं इस मौजू की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी है, और वो ये है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। ऐसा नहीं है। ये इससे तासुर ये उभरता है कि इस्लाम से पहले 4 शादियाँ कहीं नहीं हो रही थीं, 2 शादियाँ नहीं हो रही थीं, 3 शादियाँ नहीं हो रही थीं, और इस्लाम ने आके ये काम कर दिया कि इंसान, मर्दों को ये इजाज़त दे दी कि वो 2 या 3-4 औरतों को बैक वक्त अपने निकाह में रख सकते हैं, जबकि इससे पहले ये बिल्कुल नहीं हो रहा था। तो इस्लाम ने इजाज़त दे दी। अच्छा, अब ये समझने का तरीका ही बुनियादी गलत है। मैं ना तो कोई हिंदू स्कॉलर हूँ, ना मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, ना मैं ईसाई स्कॉलर हूँ, लिहाजा वो यानी अदियान को हम एक तरफ रखते हैं। मैं आपको ह्यूमन हिस्ट्री का एक अदना तालिब इल्म होते हुए एक तारीखी पस मंज़र में मुख्तसर तरीके से बताऊंगा कि ये, ताकि आप इस बात को समझें ये है क्या। एल्विन टॉफलर एक शख्स का नाम है, गूगल कर लीजिए। ये आदमी जो है यानी बड़े यानी मॉडर्न, जो आप कहें पॉलिटिकल माइंड्स कह लें, थिंकर कह लें, स्कॉलर्स कह लें, ये वो आदमी है जिसने अर्ली 70s में जिसने किताब लिखी थी फ्यूचर शॉक। और वो किताब आज 2021 में भी आप पढ़ के यानी हैरत ज़्यादा रह जाएंगे कि वो आदमी 70s में खड़ा होकर कहाँ देख रहा था। ये वो किताब है फ्यूचर शॉक, जो अपने ज़माने में तो खैर हिट रही। ये अर्ली 90s में, मुझे याद है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किसी इंटरव्यू में, किसी गुफ्तगू में या फिर कहीं इस किताब का जिक्र किया था कि मैंने वो किताब पढ़ ली।
एल्विन टॉफलर का फिर एक यानी थर्ड वेव एक किताब आई थी, वो भी एक कमाल की किताब थी जो इस टेक्नोलॉजी के बारे में उस वक्त आई थी जब हमें अभी सिर्फ जो डाटा कनेक्शन है ये सिर्फ एयरलाइंस के बीच में था, उस वक्त वो शख्स ने लिखी थी। फिर उसके बाद में और किताबें भी आई, डॉन एट 21st सेंचुरी वगैरह। तो एल्विन टॉफलर ने एक बात कही है, वो ये है कि जो अवेलेबल ह्यूमन हिस्ट्री है, इंसानी तारीख, जो दस्तयाब इंसानी तारीख है, उस तमाम इंसानी तारीख को जो दुनिया भर में फैली हुई है जोग्राफिया के एतबार से, अगर आप उसे इकट्ठा करके पढ़ना शुरू करें तो एल्विन टॉफलर हमें यह बताता है कि पूरी अवेलेबल इंसानी तारीख में महज 6 हफ्ते आपको ऐसे मिलेंगे जब दुनिया के किसी भी खत्ते में कहीं भी कोई भी जंग नहीं हो रही होती या नहीं हो रही थी। अब अवेलेबल ह्यूमन हिस्ट्री का जो आप अंदाज़ा लगाएं 6-7 हज़ार तो कम से कम है ना साल, तो 7, 7.5, 8 हज़ार साल जो हैं वो उसमें 6 हफ्ते, वो भी 6 हफ्ते ऐसे नहीं है जो मुस्तकिल हैं 6 हफ्ते, नो, यानी कभी एक दिन ऐसा मिलता है कि दुनिया में कहीं कोई जंग नहीं हो रही, फिर कोई 2-4 सदियों के बाद एक दिन ऐसा निकलता है कहीं कोई जंग नहीं हो रही, फिर कोई 2-4 सदियों के बाद कोई ऐसा दिन निकलता है कहीं कोई जंग रिपोर्ट नहीं हुई। तो ये कोई 6 हफ्ते बनते हैं 7,000 साल में। अब इसका मतलब यह है कि कौमी रियासत जो बनी है मौजूदा जिसमें हम रहते हैं, इससे पहले सल्तनतें हुआ करती थीं, अब एम्पायर्स होती थीं, और एम्पायर्स ऐसा नहीं होता था कि एम्पायर जो है वो एक बड़ी एम्पायर के अंदर लड़ाइयाँ नहीं है, ज़ाहिर है उनके अपने अंदर भी लड़ाइयाँ, वो छोटे राजों की, लॉर्ड्स की आपस की लड़ाइयाँ, यानी सेटल, फिर उसके ऊपर बादशाह बैठा। अच्छा, बादशाह जो है ये कैसे मिली, या ये बंदूक पर मिली है कि वो आया है, हमलावर हुआ है और उसने फतह कर लिया, उसने पूछा तो नहीं है ना आपसे, या फिर ये कि वो बादशाह का बेटा होगा। अब जब वो बादशाह का बेटा या बादशाह उसने खुद फतह किया है, तो अगर तो उसने खुद फतह किया है तो जिस फर्द को हम बादशाह कह रहे हैं वो है क्या, यानी उसकी, यानी वो बैक वक्त एक भयानक तरीन कातिल भी है, यानी हम कह रहे हैं ना जनरल है, वो भयानक तरीन कातिल भी तो है ना, वो जज भी है, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, यानी वो एक कुल, यानी वो एक आप यूं कहिए कि आमरीत की एक इंतहा है, और यही तरीका राइज था। तो उसके बाबरी पढ़ लीजिए, दुनिया भर में यही होता था। अब ये जब जंगें होंगी, ठीक है, तो जंग आज भी जब जहां होती है तो जो माले गनीमत के नाम पे चीजें उठाई जाती हैं वो क्या होती हैं। मिसाल के तौर पे तो उसके बाबरी में जो लिखा है वो उसने सिर्फ ये तो नहीं कहा कि हमने औरतें उठा ली माले गनीमत के साथ, जो कि हमेशा उठाई जाती थीं, और माले गनीमत में औरतें जाहिर है, यानी एक हकीकत है ना, हम इससे इनकार करके बच तो नहीं सकते। लेकिन मामला यह है कि उनके साथ गुलामों को भी उठाया जाता था, बच्चों को भी उठाया जाता था, मजदूरी के लिए, गुलाम के लिए। अच्छा, ये जो गुलामों के बाज़ार लगते रहे हैं अभी, यानी मौजूदा सदी से पहले वाली सदी में भी, यानी 20वीं सदी तक ये जो गुलामों की तजारतें होती थीं, ये जो यहाँ पे यूरोप में लोग करते थे, गोरे करते थे, वो अफ्रीकी गुलाम होते थे ना। तो ख़ुद 1963 में सऊदी अरब ने इसकी पे पाबंदी पे यानी दस्तखत किए, वरना उससे पहले वहाँ भी बाजार लगते थे। तो सवाल ये है कि जो गुलाम बिका करते थे ये भी तो माले गनीमत होते थे, इनके साथ जो सलूक होते थे वो ज़ाहिर है कि बग़ैर लेबर के, बग़ैर मजदूरी के सारा मतलब खेतों पे काम कराना। अच्छा, चंगेज़ खान और हलाकू खान की जो फ़ौजें हैं, ये तो जब उठाते थे बच्चे और मर्द जो उठाते थे, ये उन्हें यानी खाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। यानी अगर जानवर अच्छा नहीं लगा तो 2-4 कैदियों को पकड़ा, उन्हें काटा, गुलामों को पकड़ा, काटा, और वो यानी पकवान तैयार हो गया। तो ये है वो दुनिया, यानी पहले उसको समझने की कोशिश करें। यानी आज का दौर नहीं है, बुरा भला जैसा भी है, लेकिन कंपेयर करें ना। अच्छा, फिर दुनिया के वो तमाम इलाके जहाँ पे नीम कबायली है या कबायली है या सल्तनत या कौमी रियासत का उस तरह से अभी वो स्टैब्लिश नहीं हो पाई या इदारे इस्टेब्लिश नहीं हो पाए, तो वहाँ पे आपको भी सल्तनतों का वो हैंगओवर, यानी वो माजी के आसार मिलते हैं ना। यानी अफ़गानिस्तान में आपको या अफ्रीका में आपको यानी वो मिलते हैं ना। अच्छा, आमरीतें जहाँ जहाँ पे होंगी वहाँ पे आपको फिर वो आसार मिलते हैं ना, यानी माजी की सल्तनतों के बादशाहों के जो अतवार होते थे। आपको सऊदी अरब में लटकती लाशें, या मतलब है कि, तो ये है वो दुनिया जिसमें अब आप सिर्फ इसको नहीं, इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त, पहले उस दुनिया को समझें कि दुनिया क्या है। उस दुनिया में ये हो रहा है कि ताकतवर जो है वो ये काम कर रहा है। अच्छा,
वो सौदागर भी है, वो ताजिर भी है, सिर्फ बादशाह नहीं कर रहा, उसके वजीर भी कर रहे हैं, उसके सिपाही भी करेंगे। जैसे हमारे चेयरमैन नैब साहब मौजूदा जो हैं, जावेद इकबाल साहब, आप इनको अकेला ना समझें कि इनका किसी वीडियो सामने आ गई है, इनकी तो सामने आ गई है ना, उसके बाद नीचे जो पूरा नैब बैठा हुआ है उनके भी दिल धड़कते हैं, वो भी यही अपने, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा मिसाल दी थी। तो ये बादशाह सिर्फ अकेला नहीं करता था, हर ताकतवर आदमी ये करेगा। यानी आज क्या हो रहा है, चीन में बसने वाले जो बिलियनियर्स हैं, रशिया में जो बसने वाले बिलियनियर्स हैं, अब चीनियों को तो बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं ना किसी मजहब से, वहां पर यह काम क्यों हो रहा है? यानी ताकत जैसे ही उसका इर्तकाज एक ख़ास हद से बढ़ जाए, पैसे का इर्तकाज यानी यानी वो और आमरीत का और ताकत का, यानी जब वो आता है इंसान के पास, तो फिर वो यानी जहां बाकी गलतियां करता है वहां वो ये झक मारता है। क्या ये रवैया सिर्फ मर्दों के साथ है? आई एम सॉरी, ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जज्बाती बात करेंगे। वीलॉग के इख्तिताम में इस बात पे करूंगा, इस पर मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि बात मुकम्मल नहीं हुई जब तक हम इसको समझेंगे नहीं। लेकिन वो तवील मैं उस पर यकीन। औरतों में मिसाल के तौर पे आप देखिए कैथरीन दी ग्रेट, ये ज़ार फैमिली की एक आप यूँ कहिए कि एक ऐसी मलका थी जिसने हैरत अंगेज़ तरक्की दी है। यानी ज़ार का जो रशिया था, इसने कई मर्द बादशाहों को पीछे छोड़ दिया। कैथरीन दी ग्रेट उसे कहते हैं, मतलब उसका नाम ही है कैथरीन दी ग्रेट। दो जो मेजर जो लोग थे, कैथरीन दी ग्रेट, दूसरा पीटर दी ग्रेट, जिसने सेंट पीटर्सबर्ग स्वीडन से लिया था, और वो 20 साल की जंग के बाद, जिसने वो कमाल का आदमी था, लेकिन वो मैं उस तरफ बाद में। तो कैथरीन दी ग्रेट जो है ये भी कमाल की, यानी इसने वो कुटाई लगाई ऑटोमन एम्पायर में, इसके ज़माने में नेवल फोर्स उसने तैयार की। और लेकिन अपने जो अहद में अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको उसके जो ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा है घर बार के एतबार से, वो बादशाहों की तरह ही है। यानी हज़ारों सैकड़ों लोग यानी उसकी ज़िंदगी में आए गए, और वो खुल के, यानी चूँकि वो मुख्तार कुल थी, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत से मर्द थे और एक वक्त में थे। इसी तरह अगर आप देखें तो क्लियोपैट्रा, माजी की एक बहुत बड़ी क्लियोपैट्रा, एक बड़ी आज तक उसकी मिसालें हैं। वो मलका भी थी, वो फाइटर भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसकी ज़ाती ज़िंदगी में फिर वो एक शौहर नहीं था। ज़ाहिर है कि फिर वो यानी बहुत से यानी लोग थे, एक ही वक्त में थे। ये मैंने सिर्फ आपको दो मिसालें माजी से उठा के दी हैं। आज भी अगर आप देखें तो आपको मतलब म्यूज़िक में और शो बिज़नेस में और बैंकिंग में, जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में आपको ऐसी वेल स्टैब्लिश्ड ख़वातीन मिल जाएंगी जो अपने कैरियर में इतना आगे हैं कि वो यानी उनकी मतलब नहीं बात बन सकी, और दूसरे लोग आ गए उनकी ज़िंदगी में। तो हम पहले इसकी नफ्सियात समझने की कोशिश करें कि ये बेसिकली दूसरी या तीसरी शादी इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। इस पस मंज़र को सारे को बताने का मतलब सिर्फ ये है कि एक प्रैक्टिस जो हो रही थी, हमेशा से हो रही थी, होती रही और आज भी हो रही है, इस्लाम ने इस होती हुई प्रैक्टिस को रेगुलेट कर दिया है। रेगुलेट करने का एक तरीक़ा है, और वहाँ पे भी जो जिक्र आया है वो जंगी हालात, एक जंग होने के बाद मर्दों का जो शोहदा का जानी नुकसान होने के बाद उस पस मंज़र में ये आयात उतरी। और ज़ाहिर है कि उनका जो एक पस मंज़र था कि फ़लाही रियासत नहीं है, कोई कबायली निज़ाम है, कोई आसरा देने वाला नहीं है, तो उस पस मंज़र में जो प्रैक्टिस पहले से हो रही थी उसको एक तरह रेगुलेट करने का तरीक़ा बता दिया कि अगर ये करना ही है, यानी झकमा मतलब ये करना ही है, तो फिर तरीक़ा उसका ये हो। अब ज़ाहिर है कि ये सॉरी मैं ये लफ्ज़ कह गया झक, उस ज़माने के लिए तो ये झक नहीं थी, वो तो हुक्म था, वो तो एक कोई उस तरह के मामलात थे जंगी। आज भी अगर वैसे जंगी मामलात उसी तरह के माहौल में कहीं किसी नीम कबायली इलाके में पैदा हो जाते हैं जहाँ पे, तो फिर यकीनन यानी कौन इंसान होगा जो उससे यानी लॉजिकली तो इनकार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी कानूनी तौर पे ये बात अलाउड नहीं है। लेकिन ये बहस तो यहाँ भी है ना कि अगर 3 या 4 लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फैमिली अरेंजमेंट बना लेते हैं तो रियासत का क्या काम है? ये क्या नैनी स्टेट है? यानी नैनी स्टेट वो क्यों हर घर, यानी यहाँ पे भी इसकी मुखालफत, जमहूरियत है ना, तो हर तरह के लोग आवाज़ उठाते हैं, तो ऑफिशियली गलत है, लेकिन ऑफिशियली इंसानों का बनाया हुआ कानून है। कल को किसी दलील, किसी तरकीब से 200 साल बाद मुमकिन है ये इजाज़त दे दें, यानी पहले भी तो कानून आए हैं गए हैं। सो खैर, इनको इजाज़त देना ये चूँकि इंसानी मामला है, यहाँ पे अल्लाह का मामला तो नहीं है, ये तो मतलब अपनी फहम से रुजू कर सकते हैं। तो आज का वीलॉग इस बात पर तो मैं ख़त्म करता हूँ, इस पर मज़ीद बात लेकिन ज़रूर होनी चाहिए, और मैं आपको भी दावत देता हूँ कि आप भी बताइए कि मुझसे कहाँ गलती हुई है, अगर मैं समझने में कहीं गलती कर गया हूँ।
लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस्लाम ने 4 शादियों की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी। एक काम जो हो रहा था, आज तक हो रहा है, उसको रेगुलेट करने का एक तरीका बताया, और उसमें भी ये बताया है, ये कहा है कि ये मुश्किल काम है। अच्छा, अब अगर ये इनकरेजमेंट होती इस्लाम की तरफ से, तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि फिर हज़रत आदम और अम्मा हुआ, फिर हज़रत आदम के पास तो फिर बड़ा लॉजिकल था कि उनके पास तो 20-25 बीवियाँ होनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ से तो नस्ल इंसानी ने बढ़ना था। तो क्या हुआ कि एक ही अम्मा हुआ है? यानी कोई इनकरेजमेंट, बल्कि शादी सिरे से कोई ऐसी, यानी हज़रत ईसा ने शादी नहीं की, और बहुत से ऐसे आपको यानी पैगंबर और भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने शादी नहीं की। यानी ये क्या सवाल पैदा होता है कि 3 शादियाँ या 4 शादियाँ, या मतलब ये एक प्रैक्टिस को रेगुलेट किया गया। मैं अपनी बात पे ख़त्म करता हूँ, फिर इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इस बात पे मज़ीद बहस होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।